हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल एचआर। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि होना जून में था बट कोविड सिचुएशंस की वजह से नवंबर 2020 में हुआ था। तो यही लेटेस्ट पेपर है कोड 55 का, पेपर 2 कोड 55 का लेटेस्ट पेपर है ये। और हम इसके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 100। 25 क्वेश्चंस को एक सेशन में डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, और इसी तरह के 4 सेशन में हम लोग पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन था, विच अप्रोच सजेस्ट दैट देयर इज नो बेस्ट वे टू हैंडल एनी ऑफ द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर इज नो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू सूट ऑल सिचुएशंस। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एक बेस्ट वे नहीं है मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, और ना ही कोई एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो हर जगह पे सूट हो हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये अप्रोचेस आपने आए हो पढ़े होंगे, ऑपरेशनल अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, केस अप्रोच या सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन पढ़ के ही अगर आपने नहीं भी पढ़ा है इन सभी के बारे में, तो कंटिजेंसी अप्रोच एक बहुत ही फेमस अप्रोच है जो ये कहता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हर जगह के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन काम नहीं आ सकता। यही है कंटिजेंसी अप्रोच, कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा ऑप्शंस को। ओके, सो द राइट आंसर इज कंटिजेंसी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2 इज, मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर है डायरेक्ट उसी के स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अटैच किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट बी। एक लिस्ट में कमिटीज़ के नाम है या कमीशंस के नाम है, एंड जो सेकेंड लिस्ट है उसमें इन कमिटीज़ के चेयरमैन के बारे में दिया हुआ है, इनके नाम दिए हैं और आपको मैच करना है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। मीन्स जो आपका रॉयल कमीशन ऑफ लेबर है वो JH विटले उसके चेयरमैन है। इसी तरह से मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कमिटीज़ के नाम लिखे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी मैंने मेंशन कर दिया है, एंड द मैन बिहाइंड इट जो चेयरमैन है। रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था और JH विटले वॉज द चेयरमैन। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 24 दिसंबर 1966 को आया था, एंड PB गजेंद्र गाडकर जी इसके चेयरमैन थे। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो 1944-45 में BP अडारकर के टाइम में आई थी, तो DV रेगी इसके चेयरमैन थे। एंड सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो 15 अक्टूबर 1999 को आया, उसमें रविंद्र वर्मा जी चेयरमैन थे। तो ये आप थोड़ा सा फिगर्स याद कर लीजिए, हो सकता है कि थोड़ा सा मोल्ड करके अपकमिंग एग्जाम में कुछ पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, Which of the following statement is correct to define child as per the provision of the Adolescent Labor Prohibition and Regulations Act 1986? तो अगर आपने ये एक्ट पढ़ा होगा डेफिनेटली आपको चाइल्ड की डेफिनेशन पता होगी, बट स्टिल कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करके यहाँ पे ऑप्शंस को रखा गया है। जो ऑप्शन 3 और ऑप्शन नंबर 4 है बहुत ही ज़्यादा सेम है एक दूसरे से, जो डिफरेंस है विच एवर इज़ मोर एंड विच एवर इज़ लेस में ही है। Let's see what is the right answer. Right answer is option number 3, whichever is more. A person who has not completed his 14th year of age, as may be specified in the Right of Children to Free Compulsory Education Act 2009, whichever is more, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसे ही चाइल्ड मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग employees to better understand and develop their career skills and interest and to use these skills and interest more effectively is called as। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, करियर डेवलपमेंट, करियर मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग एंड करियर काउंसलिंग। यू हैव टू फाइंड आउट कि जो डेफिनेशन दी है ऊपर वो इनमें से किस टर्म की दी हुई है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। इट इज करियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ गेस्ट मॉडल ऑफ HRM इन प्रॉपर सीक्वेंस। अगर आपने स्ट्रैटेजिक HRM पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने HRM के मॉडल्स पढ़े होंगे। 4 मॉडल्स हैं, हार्वर्क मॉडल, वॉरविक मॉडल, गेस्ट मॉडल एंड मैचिंग मॉडल। तो उसमें से गेस्ट मॉडल का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। HRM स्ट्रैटेजीज सबसे पहले फॉर्मुलेट होती हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप ऑप्शन को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होगा, ये पता है हमें।
तो ई ऑप्शन सबसे पहले आएगा एंड लकीली यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई को सबसे पहले रखा गया है, तो आप सिंपली यहीं से गेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको पता है, आपने गेस मॉडल पढ़ रखा है, देन इट इज़ मच बेटर। तो सबसे पहले आता है HRM स्ट्रैटेजी, देन HRM प्रैक्टिसेस, ये और बी ऑप्शन, देन सी ऑप्शन है HR आउटकम, देन बिहेवियरल आउटकम एंड परफॉर्मेंस आउटकम। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली फ्रेम किया गया है। अदरवाइज जो ये बिहेवियरल आउटकम, परफॉर्मेंस आउटकम और HR आउटकम है, इनमें ही कंफ्यूज कर सकता था एग्जामिनर आपको। ये एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें CAD होता, एक में DAC और एक में ACD, तो इस तरह से बहुत अच्छे से कंफ्यूज किया जा सकता था स्टूडेंट को, बट ऐसा नहीं किया गया, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा गया यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2 स्टेटमेंट दी है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको पढ़ना है और बताना है कि असर्शन और रीजनिंग करेक्ट हैं या फिर नहीं, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या नहीं। असर्शन है वेजेस एंड आवर्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस आर अल्टीमेटली डिफाइंड बाय द रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एंड रीजन क्या है इसके पीछे? द थ्योरी एडवोकेट्स दैट देयर इज एन अपर लिमिट एंड अ लोअर लिमिट of wage rate and the actual wage between these limits are determined by the bargaining power of employer and the worker। तो bargaining theory of wages अगर आपने पढ़ी है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ जो assertion है वो भी करेक्ट है, रीजन जो है वो भी करेक्ट है, and R is absolutely the correct explanation of A। Okay, question number 7 is given below are some incentive scheme and you have to find out that which scheme are covered under the category of earnings very less proportionately than output। So the right answer is option number 3, A, C and D only। जो आपका हाल से प्लान है, बाथ स्कीम है एंड द रोवन प्लान, ये तीनों प्लान है जिसमें कि अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ही लेस प्रोपोर्शनेट होती हैं आउटपुट के। तो आपने ये इंसेंटिव प्लान्स पढ़ रखे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइके इन टर्म्स ऑफ द आईडी ईगो एंड सुपर ईगो। बहुत ही फेमस है ये आईडी ईगो और सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है, आप सभी को पता होगा कि ये सिगमंड फ्रीड ने दिया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज टर्नर एंड होडगे हैज प्रपोज्ड 4 areas of concern in the study of professionalism and they are, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से चूज़ करना है जो टर्नर और हॉडगे ने दिया है। 4 एरियाज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इट्स ABCD ओनली। जो ई ऑप्शन है डिग्री ऑफ फिलोसफी, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, आपको ये टॉपिक अलग से थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट A एंड B अगेन, आपको A में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और लिस्ट B में आपको उनसे मैच करना है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द राइट आंसर एंड इट इज़ माय सजेशन टू यू ऑल कि आप आंसर देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा खुद आंसर गेस करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया होता तो आप क्या करते? आपके पास आंसर का तो ऑप्शन नहीं होता, आप यहाँ से आंसर गेस करके ये देख सकते हैं कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है एंड जो राइट आंसर है क्या वो उससे मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है। अगर डिफ्रेंसिएशन है सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि आपके थॉट प्रोसेस में और एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आंसर्स दिए जाते हैं, किस तरह फ्रेम किया जाता है। यू विल हैव एन आइडिया। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, A is matched with the 4th one, B is matched with the 3rd one and C is going to match with the 2nd one and D will be list A में जो D ऑप्शन है वो आपके लिस्ट 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन है पैटर्नलिज्म, इससे मैच होगा। आपको सिंपली टर्म्स पढ़ने हैं और गेस करना है कि उनका क्या यहाँ पे किस टर्म से रिलेटेड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट आउट वाइल कैलकुलेटिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया जाता है तो इनमें से किसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है, विच इज़ लेफ्ट आउट। सो द राइट आंसर इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए आपको ये जितने भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इनको स्टडी करना पड़ेगा। इन अपकमिंग सेशंस आई एम प्लानिंग कि जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी टर्म्स आपको यहाँ पे नए नए मिल रहे हैं उन पे बेस्ड मैं वीडियोस लेकर आऊँगी जिससे आपको इन सभी का
डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप अपकमिंग एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, अगेन इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड वी हैव टू मैच इट. ये यूनियंस का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन अभी हमने जो PYQ डिस्कस किए थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट के, उसमें भी डिस्कशन किया था. बहुत ही सिंपल सा है. राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. रैंकिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड, चूजिंग हाइएस्ट देन लोवेस्ट अंटिल ऑल आर रैंक्ड इज टर्म्ड एज. तो कौन सी ऐसी रैंकिंग है जिसमें हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंकिंग की जाती है, बेस्ट से वर्स्ट की जाती है? दैट इज द ऑल्टरनेशन रैंकिंग मेथड. सिंपल. Question number 14 is under the provision of the Payment of Bonus Act 1965, an employee of an establishment shall be entitled for bonus to be paid by the employer provided the employee has worked for a minimum period of how many days in an establishment in a financial year. किसी भी financial year में कितने दिन कम से कम किसी employee ने काम किया होगा तो उसे बोनस दिया जाएगा. ये पूछा गया है. सिंपल सा क्वेश्चन है. The right answer is 30 days. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. जो ऑप्शन ए है आपका केवल वही सही है. द कंसेप्ट ऑफ ERG इज सिमिलर टू मास्लो हायरार्की नीड. अगर आपको याद हो तो मास्लो की 5 नीड्स हैं, उन्हीं में से ERG को निकाला गया है. ठीक है. एंड जो सेकेंड ऑप्शन है थ्योरी X हैज़ पॉजिटिव एजम्पशन एंड थ्योरी Y हैज़ नेगेटिव एजम्पशन, ये उल्टा लिखा गया है इसलिए गलत है. एंड 2 फैक्टर थ्योरी इज डिराइव्ड बाय मैकग्रेगर, ये भी गलत है. जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो हर्जबर्ग ने दी थी, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया. Again we have a question of assertion and reasoning. So the question is collective bargaining provides for procedural and substantial rules. Procedural rules concern mechanism for dealing with interpretations and implementation of agreements as well as resolving conflicts, whereas substantial rules concern the substance of agreement in both market and managerial relationships. तो यहाँ पे आपके procedural rules और substantial rules के बारे में लिखा है. And reason क्या है? Collective bargaining is viewed as a process of give and take rather than giving in. Okay, so right option is option number 2. Both A and R are correct. दोनों का सेंस अलग है, अपने अपने सेंस में दोनों सही हैं. But R is actually not related to A. R is not the correct explanation A of A. इसलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है the main function of shop council is to increase the production and overall efficiency of the shop or department. So which of the following are functions of the shop council? shop council के functions पूछे गए हैं यहाँ पे. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. जो आपका A और B स्टेटमेंट है वही functions रिलेटेड है. सो हमने इसको यहाँ पे एज आंसर दिया है. Okay, next question is in which year Committee on Conventions was set up in India? So the right answer is in year 1954. ये आपको याद रखना होगा. Question number 19 is the scheme under the Provident Fund Act 1952 enacted as different years arranged the scheme covering according to their year of enactment from earliest to latest. जो PF एक्ट है उसमें बहुत सारी स्कीम्स भी आपने पढ़ी होंगी. डिपॉजिट लिंक स्कीम है, EDLI हम बोलते हैं जिसको, फिर EPF है, EPS है, FPS है. तो यहाँ पे बस आपको इन सभी के ईयर पता होने चाहिए और उसके बेसिस में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन सी स्कीम आई. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. सबसे पहले आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम आई थी. देन आफ्टर आपका फैमिली पेंशन स्कीम आया था. आफ्टर दैट EDLI आया था एंड लास्ट में EPS आया था, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग टेक्निक इज कंसीडर्ड एज द क्विकेस्ट फोरकास्टिंग टेक्निक. सबसे क्विक फोरकास्टिंग टेक्निक अगर पूछी जाए तो कौन सी? ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सबसे क्विक टेक्निक की बात करी गई है यहाँ पे. सो रेशियो ट्रेंड एनालिसिस जो है ये क्विकेस्ट टेक्निक मानी जाती है फोरकास्टिंग टेक्निक के लिए. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 दैट again we have a question in which list 1 and list 2 is given and
you have to match the list. Like wage theories are given here: subsistence theory, wage fund theory, residual claimant theory, marginal productivity theory, एंड आपको इसे मैच करना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, ये थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी डिटेल में. डेफिनेटली मैं इस पर भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको, जिसमें कि हम डिटेल में थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरीज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डिटेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर Rule 81A was added to Defense of India rules. Okay, so this is option number 2, 1942. This was definitely an unexpected question. आप प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्जाम पेपर में मिलेंगे जिनके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ assertion and reasoning. Assertion is there is a welcome realization about the need to transform the traditional adversarial industrial relations into a cooperative mold to build a new vibrant and competitive economy enterprise. And the reason is enterprises have realized that it is essential for their survival in this competitive age. Okay, so this is actually the correct explanation of the assertion. So we will go with the option number 1, that A and R both are correct, and R is the correct explanation of A. Question number 24 is which of the following subject is not encompassed in concurrent list of Indian Constitution. तो ये क्वेश्चन आपको कॉन्करेंट लिस्ट से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑयल फील्ड्स. ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज अगेन is question number 25, in which again we have two lists. One is the list of legislation and other is the list of provision. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको लेजिस्लेशन दी है और बताना है कि कौन से लेजिस्लेशन में कौन सा प्रोविज़न है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है. जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ कोड ऑफ डिसिप्लिन. इट डील्स विद द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट deals with the retrenched and protected workmen, and Industrial Employment Standing Order Act deals with the disciplinary action for misconduct. Okay, so this was all about today's session. Thank you everyone for watching the session, and stay tuned with us cause upcoming session में again हम rest of the 25 questions को discuss करेंगे. Okay, thank you everyone. Stay tuned and अपने studies को continue रखिए. All the best for the exams.